नमस्कार। राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर से प्यारा उत्तराखंड की तरफ से आपका स्वागत है। ये जंतर मंतर का वो स्थान है जहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अलग जगाई थी, जहाँ पर 6 साल के प्रारंभ में 16 अगस्त 1994 से यहाँ 97-98 तक यहाँ पे जो धरना चला। ये सामने NDMC का ये सभागार है, इतना मुख्यालय है। यहाँ पे ये राजा जय सिंह का ये सूर्य यंत्र विद्यमान है। यहाँ पर देश विदेश के तमाम लोग यहाँ पे कार्य करने आते हैं। और ये सामने ये जो दिखाई दे रहा है NDMC की ये विशालकाय बिल्डिंग, ये तिकोना पार्क के नाम से जंतर मंतर यहाँ पहले राष्ट्रीय धरना स्थल रहता था। ये तिकोने पार्क में हम देख रहे हैं कि किस ढंग से उत्तराखंड आंदोलन होता था। इस आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की अलग जगाने के लिए, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए और उत्तराखंड के लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी का जो पलायन का दंश है उससे बचने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने जो राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली में संसद के समक्ष यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर सामने संसद भवन है और 1 किलोमीटर से भी कम होगा यहाँ पे ये संसद मार्ग है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट और थाना यहाँ पे से है और आजकल यहीं बगल पे ही राष्ट्रीय धरना स्थल है। ये आजकल बंद कर दिया गया है और इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम आंदोलन और नहीं किए जाते हैं। तो हमारे पास हैं आज उत्तराखंड आंदोलन के पुराने साथी रणजीत सिंह नेगी जी, जो करमपुरा दिल्ली में रहते थे और जिन्होंने राज्य गठन आंदोलन में पूरी समर्पित भाव से उत्तराखंड जन मोर्चा से लेकर उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति से लेकर तमाम संगठनों के साथ यहाँ पे कदम से कदम मिलाए और वो साकार करने तक, राज्य गठन साकार करने तक ही समर्पित रहे। आज उनसे संयोगवश जंतर मंतर हो गई और उन्होंने ये जो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जो 23 साल से उत्तराखंड राज्य गठन की जो राजधानी गैरसैंण थी, वो कानून था, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन था, वहाँ की बेरोजगारी दूर कैसे होगी, पलायन का दंश कैसे मिटेगा, लोगों को सुशासन कैसे मिलेगा, इन सब से वंचित उत्तराखंड राज्य की बदहाली को देख के वो बहुत चिंतित हैं और यहाँ दिल्ली में अपना संपन्न जीवन को छोड़कर वो अपने गांव सीमांत जनपद चमोली से लगे हुए रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्त काशी क्षेत्र के में वो अब चले गए। वहाँ पर वो उत्तराखंड के युवाओं को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ की ज़मीन से जुड़कर लोग आत्मनिर्भर बन सके, खुशहाल उत्तराखंड को बना सके। ज़मीन को बंजर बनाने के बजाय यहाँ पे हरी भरी धरती, खुशहाल उत्तराखंड बनाया जाए। ये एक 70 साल की उम्र में भी जिस प्रकार से उत्तराखंड के घर, खेत खलिहानों को आबाद करके वहाँ पे एक शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों से बेहतर वो वहाँ अपने खेत खलिहानों में बहुत उससे कम मेहनत में वहाँ जीविकोपार्जन चला रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर वो खुद ही उस काम में लगे हुए हैं। उसमें विभाग से लेकर तमाम लोगों का कोई सहयोग नहीं है। उन्होंने अपने निजी अनुभव से ये कार्य किया। तो आज मिलते हैं रणजीत सिंह नेगी जी से। रणजीत सिंह नेगी जी, पहले अपना परिचय बताइए, आप गांव का नाम और क्षेत्र। मैं रणजीत सिंह नेगी, ग्राम पिल्लू, जिला रुद्रप्रयाग, ब्लॉक अगस्त्यमुनि से है। मैं जब राज्य 2000 में जब राज्य बना तो हम आंदोलन में बड़े सक्रिय भागीदारी निभा के जब राज्य बना तो उसके बाद हमने सोचा कि हम यहाँ अपनी बंजर जो भूमि है, यहाँ क्या क्या चीज़ें पैदा हो सकती।
तो हमने वहाँ पर एक शुरू किया सबसे पहले। कहाँ पे है ये स्थित आपका गांव? हाँ, गांव तो हमने सबसे पहले अपने जो हमारे बंजर खेत हैं उनमें हमने मधुमक्खियों का पालन का सबसे पहले काम किया। शुरू में हमें दिक्कत हुई, लेकिन अब हमें उसी काम से सहयोग मिल रहा है और उस सहयोग से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साल में आप कितने रुपये की दृष्टि से कितने का मधुपालन कर पा रहे हैं? साल में हमें कम से कम जो है 40-50 हज़ार का हमें सीजन पे मधुमक्खियाँ केवल मधु? हाँ, केवल मधुमक्खी। इसके अलावा आप क्या इसके अलावा हम आज जैसे तेल का भाव आसमान छू रहा, या फिर मोटे अनाज जिनसे हमारी दलहन तिलहन, हाँ, दलहन तिलहन, और जिसे हमारी भाषा में भंजूर कहते हैं, भंजीर से लेकर अति उत्तम है, जो स्वास्थ्य के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी, और एक अच्छा उसमें इंटरेस्ट खाने में भी। तो हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, और वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें लंगूर बंदर बुंदर भी कम नुकसान करते हैं। फसलों को नुकसान करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को नुकसान कम करते हैं। तो हम साल भर में अपने परिवार के लिए ये चीज़ें पैदा करते थे, और जितने भी तेल संबंधित फसल है उसको हम तैयार करते हैं। आज बाजार के लिए भी करते हैं या केवल? बाजार के लिए ऐसा है कि बाजार हमें अभी उस ज़िले में कोई उपलब्ध नहीं है। हम जो किसान मेले लग जाते हैं जगह जगह, जो पहले वो किसान मेले ऐसे होते थे जिससे जानवर बहुत अच्छे हैं, उनको इनाम मिलता था, लेकिन आज वो किसान मेले में सिर्फ जो है बाहर के लोग जाते हैं, कपड़ा जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान वो बेचते हैं, जो निजी निवासी वहाँ के उनका वहाँ पर अपनी चीज़ को दर्शाना ना करना है। ये तो किसान मेले से स्थानीय किसानों का दूर रहने का मुख्य कारण क्या नज़र आता है? दूर रहने का मुख्य कारण यह है कि लोग अब खेत पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। ये सरकार के मुफ्त राशन भी कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? जो ये भी कारण है कि जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उस राशन से लोग जो है खेती को जो है बिल्कुल उसको नागरने बना दिया खेती को। अब वो खेती इतनी बंजर हो गई कि उस पर चलाना ही मुश्किल है। तो हमने ये बातें कई ब्लॉक स्तर पर भी उठाई हैं, लेकिन वो अनसुनी की गई है। सरकारी कर्मचारी विशेष सहयोग नहीं ना, ब्लॉक में जो बैठे हुए हैं कोई भी कर्मचारी ग्राम विकास संबंधित कोई भी आज तक किसी गांव में नहीं गया कि भाई आप इस चीज़ पर उत्पादक करो। ये चीज़ें आज के युग में बहुत अच्छी है। और जैसे हमारे पास कुट का आटा है, हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसको कोदा कहते हैं, मंडवा, तो वो शुगर के लिए बहुत ही अति लाभदायक है। जैसे तेड़ू है, वो शुगर के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। जैसे बेबरू है, गेंठी है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में उत्तराखंड में पैदा हो। आप खुद पैदा भी किए? ये मैंने खुद पैदा की है, और जो है मैं खुद लोकल बाज़ार में जो सब्ज़ी विक्रेता हैं उनके पास देता हूँ, और खुद भी बेचते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आज तक मेरे पास कोई जिला स्तर पर या गांव स्तर पर कोई ऐसा नहीं आया कि भाई जो आप कर रहे हैं तो हमें भी बताइए, या सरकार की तरफ से मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला कि आप इन चीज़ों में हर गांव में बताइए और लोगों को जागृत किए। अभी तक कुछ नहीं। अभी मैं सिर्फ अपना और ये जो मेरे बंजर जो लोकल तेड़ू हैं हमारे, हाँ, ये जो परंपरागत उत्तराखंड के ये तेड़ू, ये तमाम गेंठी इत्यादि सब्जी है, हाँ। और जो मैदानी सब्जी से किस प्रकार से उनका कंपटीशन चल रहा है? मैदानी सब्जी तो सिर्फ जो है ये जैसे अन्य शहरों में खाद संबंधित है, और जो हमारा ये जो मैंने आपको बताया जो हमारी ये सब्जियां हैं, ये प्राचीन प्रोटीन सब्जियां हैं, जो कि हमारे पूर्वज थे वो इन्हीं चीज़ों पर हर मौसम या हर ऋतु के आधार पर इन चीज़ों को बोते थे ताकि वो अपना साल भर का गुजारा कर सकें। तो मैंने उसी चीज़ पे ध्यान दिया है कि जो लोग आज से 50 साल पहले इन कामों में थे, अपना परिवार पालन पोषण करते थे, अपना जो है रोज़गार पैदा करते थे, अपने सगे संबंधियों को भी जिसके पास ज़्यादा हो देते थे, उन चीज़ों को देखते हुए ध्यान में मैंने ये काम स्टार्ट किया। और मैं आज सिर्फ
और सिर्फ आप बता रहे थे कि इसका बाजारी भाव कितना है? बाजारी भाव तो इनका होता है जी, जो बाज़ार में बैठे हुए हैं बेचने वाले, वो उनका अपना भाव होता है, तो वो अपने भाव से लेते हैं, तो हमें 10-15 रुपये उसका प्रॉफिट मिल जाता है, तो चलो कोई बात नहीं। हमें नहीं, जैसे आपने तेड़ू के बारे में बताया, वो 70-80 रुपये किलो बिक रहा जी है। जी जी। मंडुआ जो है, हाँ। कोदा जी, वो क्या बिक रहा था? वो वहाँ तो लोकल मार्केट में वो जो है 40 रुपये किलो है। यहाँ दिल्ली की मार्केट दिल्ली में की मार्केट में कम से कम वो 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो। हाँ उससे क्या क्या फायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी शरीर की एनर्जी बनती है, दूसरा जो हमारा जो शरीर के अंदर जो भी प्रदूषण संबंधित जो भी आज लोग डायबिटीज या शुगर से हैं, उसको वो बिल्कुल एक आयुर्वेदिक की तरह ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ है। दूसरा हमारे पास सावा वो है, झंगोरा बोलते हैं हमारे लोकल हाँ। उसमें, तो वो एक ऐसी प्रोटीन चीज़ है कि उससे आधार पर आपको जो है कोई भी शारीरिक जो बीमारियां हैं वो ख़त्म कर देता है। हमारे पास जो आप वैसे तो ये दक्षिण भारत में कौड़ी बोलते हैं, हाँ। जीरे के टाइप वो होती है, वो अति आयुर्वेदिक लाभप्रद है, लेकिन हमने इस फ्री राशन के चक्कर में अपने पौराणिक जो हमारी व्यवस्था, अपने स्वास्थ्य खाद्यान्न को हमने नष्ट कर दिया। तो नई पीढ़ी जो गांव में समय बर्बाद करती है, ताश खेलने में लगी रहती है, शराब पीने में लगी रहती है, या 2 पैसे के लिए शहरों की खाक छानने के लिए। अब तो पहले तो मिलिट्री में भी रोज़गार था, अब तो मोदी जी ने उसे भी अग्निवीर बना के बेरोजगार सा कर दिया है। तो आज जो बता रहे थे कि पहाड़ों में ये तो किसी मिलिट्री वाले को लोग अपनी बेटी देने के लिए तैयार थे, जिनका या मैदानी देहरादून इत्यादि शहरों में जिनका अपना घर बार हो, उनको देने के लिए तैयार थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ के युवा जो पहाड़ में रह रहे हैं और जो केवल सरकारी नौकरी के बहाने अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए खेती में जुड़ने के लिए आप क्या कहें? ये मैंने अपने इर्द गिर्द लोकल लोगों को बहुत समझाया, जो मेरे पास आया। वैसे तो मेरे पास गाँव का माहौल क्या है? हाँ, गांव का माहौल ये है कि हमारी जो प्रवृत्ति गांव की बनी हुई है, वो उसको मेहनत खोर बना दिया, उसको मेहनत कसनी बना दिया। जैसे किसी फौजी को जो है एक टारगेट किया जाता है लड़ाई के लिए या अनुशासन के लिए, या वैसे मैं इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं हर ग्राम सभा में ऐसी चीज़ों को समझाऊं, और ताकि लोग जो है अपना स्वरोजगार खुद करें। लेकिन अभी तक मेरा जो प्रोग्राम था या मेरी जो सोच थी, वो मेरे से जुड़ने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। क्या कह रहे हैं लोग गांव में? गांव में लोग ये है उल्टा ये कहते हैं कि कहाँ आप शहरों में थे, यहाँ आ गए, आप शहरों के ठाट बाट छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन और कोई मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया कि भाई ये विद्या हमें भी सिखा दो, ये प्रोग्राम हमें भी सिखा दो। क्या कह रहे हैं, इन्हें पैसे की हवस पूरी नहीं हो रही है? बस यही है कि पैसा, भाई इसमें पैसा कहाँ है, ये क्या है। लेकिन मैं ये समझाता हूँ कि जब हमारे पास रोज़गार नहीं था 60 साल पहले, तब भी हमारे जो लोग थे उन्होंने अपना जीवन बसर किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को शिक्षा दी है। लेकिन आज जो युवा है, वो युवा इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और वो युवा जो है कि ज़्यादातर प्लेन्सों के ठाट बाट या उसको देखते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। लेकिन अब जीवन जो है इतना कठिन हो गया है, ना तो कहीं नौकरियां रह गई है और ना कहीं रोज़गार के संसाधन है, और ना सरकार जो है जो रोज़गार संबंधित लोग ब्लॉकों में बिठाए हैं, ना उनको समय है कि वो गांव में जाएं और कहीं कोई कमेटी बनाएं और उनको समझाएं कि भाई आप इस तरह का प्रोग्राम कीजिए और हम जो है आपको सहयोग करेंगे। जो मेरा अपना निजी का है कि मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, ना मैं किसी के पास गया। मुझे मालूम है कि यहाँ कोई सही बात करने को तैयार नहीं है, और ना इस सहयोग में कोई ब्लॉक संबंधित या सरकार संबंधित कोई बताने को तैयार नहीं है। अगर सरकारी विभाग जरा जितनी उन्हें वेतन मिलता है या उनको जो
एक सुविधाएं हैं जो उनके पास सरकारी, अगर उनका वो गाँव में जाते ही विकास खंड कार्यालयों से छोड़कर वो गाँवों में जाते, लोगों को प्रशिक्षित करते, प्रेरित करते, उनको मिल रहे सरकारी सुविधाओं और वो अनुदानों के बारे में बताते, तो मुझे लगता है कि वहाँ की दिशा और दशा बदल सकती थी। बिल्कुल बदल सकते जी। हमारे यहाँ हर चीज़, हर कण कण शंकर है। हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ जंगल हैं, हमारे यहाँ जो मिट्टी खेती है वो बहुत अच्छी उपजाऊ है। कोई भी चीज़ है वहाँ पैदा हो सके। बाहर के जो लोग जा रहे हैं, ये रेहड़ी पटरी वाले या दुकान ऐसे खोमचे लगाने, वो तो वहाँ से कमा के ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जो है बाहर के लोग जो हैं, जैसे बिल्डिंग संबंधित है या फिर व्यापार संबंधित है या फिर ये आपके जो और जो मुर्गी पालन है, ये सारे के सारे बाहर के लोग जो हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपना दूर से जाके वहाँ पर अपना रोज़गार जो है। तो हम मैंने भी उसी चीज़ से आज से 10 साल पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली गाँव जाने की? मुझे प्रेरणा कुछ नहीं मिली है। मुझे तो सिर्फ मैंने जो है पौराणिक जो व्यवस्था थी उसके आधार पर मैंने ये काम शुरू किया और मैं 2-3 साल मैं परेशान भी रहा, लेकिन मुझे अब वहाँ की देवभूमि ने मुझे जो है आशीर्वाद दे के एक राह दिखाए कि आप इस काम अकेले रहते हैं घर में? मैं अकेले घर में रहता हूँ। मेरी खाना आना बनाते हैं? खाना वाना मैं खुद बनाता हूँ और खुद ही मैं ये काम करता हूँ। मैं खुद ही चौकीदार हूँ और खुद ही मैं कृषिकार हूँ और खुद ही मैं इस चीज़ के लिए जो है करता हूँ। अगर मुझे आपको कितने साल हो गए गांव में काम करते? मैं 2010 से गांव में चला गया था। 13 साल हो गए? हाँ, 13 साल हो गए। तो और परिवार वालों क्या परिवार भी ये है कि बच्चे यहाँ पर टेक्सटाइल में सर्विस करते हैं, उनको ट्रेनिंग की दी थी मैंने फैशन डिज़ाइनर की। तो जब मैंने उनकी शादियाँ शुदियाँ कर दी, सब कुछ कर दिया, तो मैंने फिर सोचा कि भाई यहाँ क्या करें कि कल को अगर मुझे वहाँ पर कोई व्यवसाय व्यवस्थित करना पड़े, बहुत अच्छी तरह चल रहे, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट होगा, वो वहाँ पर जाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे मेरे जाने के बाद। तो ये सोच से मैंने जो है अपना स्टार्ट किया। तो ये 13 साल के अनुभव के बाद आपको अब अपने इस निर्णय पर क्या कहना? 13 साल में ऐसा है जी कि मैंने शुरू में जो है जो बंजर खेत थे उनमें मैंने सबसे पहले अपने ये तिलहन और ये दाल, ये मंडवा ये पैदा किया, जो मेरा साल भर का गुजारा आराम से हो सकता है। उसके बाद हमारे जो पौराणिक व्यवस्था थी, मकानों में जो छेद बना के जो है मधुमक्खी पालन का था, तो वो मैंने स्टार्ट किया एक पेटी संबंध में रखे। तो तब जो है मैं उस काम में धीरे धीरे अब कामयाब हो गया हूँ। नहीं, आपका यहाँ आप बता भी रहे थे कि आप सरकार के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम संगठनों से भी निराश हैं। जैसे जी। जुड़े थे जिस संगठन से, जन मोर्चा इत्यादि, उसके बाद वो उस ढंग से केवल उस लक्ष्य पे काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप लोगों की सोच है। जी। जो ऐसा है जी, हमने राज्य आंदोलन में काफ़ी वो परेशानी झेली है और उस सिर्फ हमारा मकसद राज्य पाने का ये था कि हमारा राज्य वो और हमारा सकुशल जो हमारी वहाँ पर व्यवस्था है, जो लोग वहाँ पे हैं हम उन लोगों को वहीं पर विस्थापित करें और इस संबंधित करें। जैसे और भी अन्य पहाड़ी राज्य हैं जिनमें बुनाई है, कटाई है, भेड़ पालन है, मछली पालन है, बकरी पालन है। खुद के हमारे पहले रांच होते थे, बकरियां होती थी, उसी से हम रेशा निकाल के जो है अपना वस्त्र या सोने का, पहनने का ये हम काम करें। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसा गांव स्तर पर सहयोग मिले कि भाई जो आप इसको, अब वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन भेड़ हैं, कहीं ऊपर जो हिमालयी क्षेत्र के गाँव हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ये ख़त्म इसलिए हो रहे हैं कि अब जो है मौसम ने ऐसा कुछ प्रकोप कर दिया कि वो चीज़ें अब नहीं रही है। और फिर दूसरा जानवरों का प्रकोप कि अगर मैं मान लो जाए ये चीज़ करूं, भेड़ पालन, ऑस्ट्रेलियन भेड़ पालन या फिर ये
तो उसमें ये है कि मुझे जो है उसमें 24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिससे मैं असमर्थ हूँ। मेरे पास जो कोई साधन नहीं है कि कोई दूसरा नहीं है इसको करने के लिए। लेकिन सरकार के पास साधन होते हुए भी सरकार इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं है जी। तो मैं उस पौराणिक व्यवस्था पे चला हूँ और बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आगे भी मैं इस काम को बढ़ाऊँगा, जिससे मैं लाखों रुपए कमा सकूं। मैं उस चीज़ का हूँ। ये रणजीत सिंह नेगी जी का अभी आपने विचार सुने, किस प्रकार से वो एक कर्मयोगी यहाँ से दिल्ली के तमाम सुविधाओं को छोड़कर वो उत्तराखंड के उन खेत खलिहानों को, बंजर पड़े खेत खलिहानों को आबाद करने के लिए उत्तराखंड में विगत 13 सालों से लगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि रणजीत सिंह नेगी जैसे तमाम बुजुर्ग भी और युवा भी जो रोज़गार के लिए छोटे मोटे शहरों में पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन का दंश झेल रहे हैं, अगर वो उनके अपने खेत खलिहानों से जुड़ जाए तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उत्तराखंड को खुशहाल बना सकते हैं और इस सीमांत क्षेत्र को जो उजड़ रहा है उसको आबाद कर सकते हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के शहीदों ने अपनी शहादत दी। ये हमारी पीछे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उत्तराखंड आंदोलन की एक ये कुरुक्षेत्र रहा, कर्मभूमि रही, क्रांति की हो रही, यहीं से मशाल जलकर उत्तराखंड आंदोलन को एक दिशा और दिशा मिली थी। इस स्थल पे धरने में सम्मिलित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, देश विदेश के तमाम लोग, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, महिला, पूर्व सैनिक तमाम इस संगठन में जुड़ने के लिए तैयार रहते थे। आज हम वहीं से इस नई आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और आशा करते हैं रणजीत सिंह जी अपने मिशन में कामयाब हो और उनसे प्रेरणा लेके उत्तराखंड के युवा अपने शहर के भटकाव से ज़्यादा उत्तराखंड की महिलाएं शहरों में बदहाली का जीवन जीने से अच्छा, नारकीय जीवन जीने से अच्छा खुद वो अपने खेत खलिहान आबाद करें और अच्छे खेत भरण पोषण करें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।